तो करने के दो तरीके हैं, एक सेल्फ स्टडी का मार्ग है, या फिर एक प्रॉपर किसी तो भी मेंटर के नीचे गाइडेंस का मार्ग है। किसी के नीचे हम किसी को अपना गाइड बना ले, किसी को अपना अध्यापक बना ले, किसी को अपना मेंटर बना ले, मार्गदर्शक बना ले, और वो जो बोले उसको, अगर वो एक जेन्युइन मेंटर, एक अच्छा मेंटर है, तो वो जो बोले उसकी बात को हम आंख बंद करके फॉलो करें, और हम यहाँ तक पहुंचे, इस परीक्षा को क्रैक करें और ऐसे जगहों पर पहुंचे जहाँ पे हमें बहुत बेहतरीन चीजें सीखने मिलेंगी। ऐसी चीजें सीखने मिलेंगी जो हम बाहर कितना भी पैसा देकर भी सीख नहीं सकते कहीं और जगह से। ये चीजें हमको सीखने मिलेंगी। तो फिर वो मेंटर कौन आता है? अब जब देश के 15 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें से 24,000 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं, that is roughly around 1 to 2% सिलेक्शन, दैट इज रफली अराउंड 1 to 2%। और टॉप ब्रांचेस में अगर मैं बोलूँ, जो आपकी मन पसंदीदा जो आपको चीज सीखनी है, तो दैट इज 0.1%। इतना कम, मतलब 1000 बच्चा अगर परीक्षा देगा, तो 1000 बच्चों में से अपनी मन पसंदीदा ब्रांच एक जन को मिलेगी। सिलेक्ट तो 1000 बच्चों में से 3-4 बच्चे भी हो जाएंगे, 3 जन सिलेक्ट होंगे 1000 बच्चों में से, या मैं कहूंगा सॉरी 30 जन सिलेक्ट होंगे, 30 से 40 जन। लेकिन अपनी मन पसंदीदा ब्रांच जो है, जो मुझे सीखना था, जो मैंने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में रहते टाइम फिक्स किया था कि मुझे यही सीखना है, यही इसी कॉलेज से सीखना है, अच्छे से सीखना है, वहां तक एक ही बच्चा पहुंच पाता है 1000 में। तो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी का मार्ग जो है बहुत कठिन है। सेल्फ स्टडी तभी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप गाइडेंस कलेक्ट करोगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत मुश्किल है सब कुछ मैनेज करना। तो ऐसे लोग जो तैयार बैठे हैं, जिनको एग्जैक्टली पता है कि हम करना क्या है बच्चे को, उन लोगों को बोला जाता है कोचिंग, 11th-12th की कोचिंग। अब कोचिंग वाले अपने पास ऐसे बच्चों को तो केवल नहीं रखते कि जो भाई, जो तुझ में पोटेंशियल दिख रहा है कि तू आईआईटी की परीक्षा क्रैक कर सकता है, हम इसलिए तुझे ही एडमिशन देंगे, और तुझ में पोटेंशियल नहीं दिख रहा है तो तुझे एडमिशन ही नहीं मिलेगा, तू ट्राई भी मत कर। ये तो अनएथिकल है, या ये फेयर ही नहीं है, एक बच्चे को चांस ही नहीं देना। तो चांस तो सबको दिया जाता है, लेकिन जो बच्चे उस चांस में, कोचिंग जब सबको चांस देता है, जो बच्चे उसमें बहुत अच्छा करके बताते हैं, तो वो बच्चे शायद डिजर्व भी करते हैं थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट। वो जो बच्चे 9th और 10th में इतना मैच्योर थे, जो मैंने अभी इतना सारा पिछले 45 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, पिछले 40 मिनट से बोल रहा हूँ, जो पेरेंट्स और जो बच्चे इतना ध्यान से सुन रहे हैं, और उसमें से भी जैसे मैंने बोला कि आईआईटी में पहुंचते तो 30 जन हैं, लेकिन मन पसंदीदा ब्रांच तक एक जन पहुंच पाता है। उसी प्रकार से शायद सुन तो आप में से काफी जन रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने वाले, खुद के जीवन में लागू करने वाले बहुत कम जन रहते हैं। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जो सेशन शायद अभी तक सुन भी रहे होंगे, नहीं तो चले गए होंगे शायद, उठ के कुछ घर का काम होगा, डेफिनेटली वो ज्यादा जरूरी होता है बच्चे के करियर से, तो वो भी चीजें रहती है सारी। तो ऐसे कम ही लोग रहेंगे जो वापस आके आईआईटी तक पहुंच भी पाएंगे। तो हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि एक अच्छी कोचिंग हमें मिले। और कोचिंग वालों में भी ये रहता है कि भाई 15-15 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, 15 लाख बच्चों में से 5 लाख बच्चे कोचिंग लगाते हैं इस परीक्षा की, बाकी 10 लाख तो वे फेयर एंड स्क्वायर कंपटीशन से बाहर है, उनका कहीं लेना देना नहीं है। और ये 5 लाख बच्चों में से डेडिकेटेड, मन लगा के पढ़ाई करने वाले जेन्युइन कंसर्न्ड बच्चे जो है, वो देश में मैं बोलूंगा 1 लाख के आसपास होते ही होते हैं। लेकिन स्टिल इन 1 लाख बच्चों में से सिलेक्ट तो 24,000 ही होंगे। 24% बच्चा, 25% बच्चा, एक चौथाई बच्चा ही सिलेक्ट होने वाला है। जो 1 लाख बच्चे गाइडेंस में हार्डवर्क कर रहे हैं, प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। कोचिंग तो 5 लाख ने लगाई है, मेहनत 1 लाख करते हैं उसमें से, और 1 लाख में से 25,000 को सीट मिलना है, तो हमारी एक्चुअल कंपटीशन 15 लाख है ही नहीं। इस फिगर को देख के मिसलीड मत होना। कभी ये मत सोचना कि नीट में 25 लाख बच्चे 2024 में बैठे, वैसे अगले साल 2025 में नीट में एस्टिमेट है कि 35-36 लाख, करीब करीब 35 लाख से 40 लाख बच्चे बैठने वाले नीट में, उस परीक्षा में जिसमें 50,000 जगह मिलती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, मैं वापस बोलता हूँ, 40 लाख बच्चे बैठने वाले, 40 लाख बच्चे, जिनमें से 50,000 को जगह मिलने वाली है। तो इतना बड़ा फिगर देख के प्लीज डीमोरलाइज मत हो जाना, अरे बाप रे मेरा क्या होगा, मैंने तो नीट ले लिया, वैसे भी इतना एग्जाम में स्कैम चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, डॉक्टर की फील्ड ही छोड़ देते हैं। ये कुछ मत सोचना, क्योंकि 40 लाख बच्चों में से एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ 2-3 लाख बच्चों में होती है, केवल सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाख बच्चों में होती है। क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे, 60% बच्चे ढंग के गाइडेंस को लेते नहीं है। जो लेते, जिनको मिलता है, जो 10 लाख 12 लाख बच्चों तक गाइडेंस पहुंचता है, उनमें मेहनत करने वाले केवल 2-3 लाख बच्चे होते हैं। और एक्सट्रीमली माइन्यूट डिटेलिंग में मेहनत, टाइम मैनेजमेंट के साथ मेहनत, पेपर प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट क्लियरेंस, ये सारी चीजें फॉलो करने वाले हार्डली
1 आध लाख बच्चे होते हैं, उनमें से टॉप 50,000 को अच्छा ब्रांच मिल जाता है। तो नीट में कोई बहुत बड़ी टक्कर ना है, नहीं है ना आईआईटी में बहुत बड़ी टक्कर है। तो टक्कर तो असल में इस बात की है कि किस बच्चे को प्रॉपर कोचिंग मिलेगी, क्योंकि कोचिंग 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 और ये आईआईटी और एम्स और जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसमें घुसने का जो सिलसिला है वो इतना बढ़ चुका है कि अब हर एक कोई भी आ जाता है और बोलता है हम आपको बरोबर कोचिंग दे देंगे, हम आपके बच्चे का पूरा प्रिपरेशन ले लेंगे और उसका इतना इतना फीस है, पेरेंट्स फीस भर देते हैं और वगैरह वगैरह। कोचिंग पूरा 2 साल का होता है, लास्ट में आता है कि रिजल्ट ही नहीं आया। तो उसमें दो फैक्टर है कि क्या आपके बच्चों को प्रॉपर कोचिंग नहीं मिला, कि या सेकंड फैक्टर है कि क्या आपका बच्चा कम रह गया मेहनत करने में। ये दोनों चीजें हैं, नॉट जस्ट जो 11th 12th की कोचिंग है उसकी पूरी गलती है, नॉट जस्ट आपका बच्चा है वो एकदम सद्गुणी है, वो एकदम सदाचारी पूरा मेहनती, ऐसे भी नहीं होगा। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों का एक मिक्सचर है जो कि बच्चे का अंतिम रिजल्ट डिसाइड करता है। मेरी कोशिश 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये रहती है, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनके लिए तैयारी है, उनको भी मैं 2 3 एंट्रेंस एग्जाम को लेके जाने वाला हूँ इसी साल से, ताकि वो तैयार हो, ज्यादा गेयर अप हो जाए अगले साल के लिए। तो मेरी तो प्रयास 9th के भी बच्चों के लिए रहेगा और 10th के लिए बच्चों के लिए तो पूरा जी जान लगा के यही रहेगा। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो कोचिंग वाले हैं ये अपने पास में कराते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम है, कि एडमिशन टेस्ट है, जिसके ऊपर हमने सबसे पहले आज का टॉपिक, आज का डिस्कशन सारा है, साइंस से भी पहले हमने डिस्कशन वहां से शुरू किया। तो मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। जो कोचिंग वाले होते हैं वो लेते हैं अपने पास में एक एंट्रेंस एग्जाम, और ये एंट्रेंस एग्जाम वो इसके लिए लेते हैं कि भाई कौन सा बच्चा वाकई में जेन्युइनली शार्प है, ठीक है, किस बच्चे का इंटेलेक्ट का लेवल कितना दिख के आ रहा है वो एक बार नजर में आ जाए। और शार्पनेस जो है बच्चे का, वो एक तो बहुत हाई कैलिबर का बच्चा हो सकता है, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है, मॉडरेटली इंटेलिजेंट हो सकता है, या फिर वो बच्चा एक एवरेज बच्चा हो सकता है। मैं कहूँगा इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे साइंस मैथ्स में होशियार नहीं होते, बाकी 10 चीजों में ज्यादा अच्छे होते हैं और वो जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल भी निकल जाते हैं अगर वो अच्छी मेहनत करे। ठीक है, सारी चीजों का इंटेलिजेंस अलग अलग होता है। फिलहाल हम जस्ट साइंस और मैथ्स वाले इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम साइंस वाली फील्ड की बात कर रहे हैं। जिस दिन कॉमर्स की चर्चा होगी उस दिन इंग्लिश और मैथ्स ये दो विषयों का इंटेलिजेंस देखा जाएगा। जिस दिन आर्ट्स की चर्चा होगी उस दिन बच्चे का सोशल क्वेश्चन, बच्चे की इमोशनल एबिलिटी, बच्चे की अडेप्टेबिलिटी, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पे उसका इंटेलिजेंस देखा जाएगा। बहुत सारे प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। अभी हम साइंस वाले फील्ड की चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम बच्चे का साइंस और मैथ की बात कर रहे हैं। तो साइंस और मैथ्स में कोई बच्चा हाईली शार्प हो सकता है, कोई मॉडरेटली मीडियम शार्प हो सकता है, कोई बच्चा एवरेज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को बराबर अगर आकार नहीं दिया जा सकता। दोनों चीजें हैं, क्या कोचिंग से उतनी मेहनत की जा रही है और क्या बच्चा इन रिटर्न उतनी मेहनत कर रहा है। अगर दोनों जगह का तालमेल बराबर रहा तो जरूर एक एवरेज बच्चा भी मॉडरेट बनेगा, एक मॉडरेट बच्चा भी हाईली शार्प, हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चा बन जाएगा। उसमें देर इज नो डाउट। पर अगर दोनों में से कोई एक पार्टी माना बराबर मेहनत नहीं करे, या दोनों ही दोनों टू वे जो है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाए, उस केस में रिजल्ट नहीं आना है, सिंपल सी बात रहती है। तो जाहिर सी बात है कोचिंग वाले रिजल्ट प्रोड्यूस करने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो वो अगला धंधा चलेगा। सिंपल बात है, 11th 12th में तो यही कमर्शियल बिजनेस है। पेरेंट्स को तो ये मालूम भी नहीं रहता कि जिस कोचिंग के सेंटर पे हम एडमिशन करा रहे हैं और जिधर बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि हमारे कोचिंग ने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाला है, ऑल इंडिया रैंक 1 जिस बच्चे ने निकाला है वो तो उस सेंटर पे भी नहीं था। अगर आप किसी आपके बच्चे का लेट से एडमिशन आप छत्रपति संभाजी नगर में कराने के लिए चले जाए किसी कोचिंग में, उधर बाहर लगा होगा कि हमारे कोचिंग से जो है ऑल इंडिया रैंक 4 निकला था, पूरे भारत में चौथा रैंक निकला था। तो आप इतना खुश मत हो जाना, बाप रे बहुत प्रभावशाली कोचिंग लग रही है, उनके पूरे इंडिया में 40 सेंटर होंगे, वहां से किसी एक सेंटर से ऑल इंडिया रैंक 4 निकला होगा। और आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो, आप जब ये सेशन सुन रहे हो तो आपके बच्चे 9th और 10th में है, आपके बच्चे शायद 7th 8th से चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल लेवल की पढ़ाई, स्कूल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। 8th 9th में आते आते उनकी मेंटल थोड़ा सा एडेप्टेबिलिटी बन जाती है कि हमको अगर आगे चल के आईआईटी या अगर हमको आगे चल के नीट करना है, मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग साइंस, टेक्नोलॉजिकल साइंस में अगर हमको जाना है तो हमको साइंस में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसकी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपके बच्चे 8वीं 9वीं से पढ़ाई शुरू करते हैं।
तो जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 4, वो जो रिजल्ट, वो जो मार्केटिंग देख के आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो, 1 मिनट के लिए सोचो तो सही कि वो बच्चा जिस कोचिंग में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हो, क्या वो बच्चा वाक़ई में 11th-12th 2 साल वहीं पर पढ़ा था? और क्या वो बच्चा केवल 11th में ही अपनी पढ़ाई शुरू किया होगा कि वो 7th, 8th, 9th, 10th में भी पढ़ रहा होगा? 1 मिनट के लिए आप ये सोच के देखो। अब जब मैं अपने खुद के इन बच्चों का एडमिशन कराने को जाता हूँ, जिस कोचिंग में मैं जाता हूँ, उसके रिजल्ट मैं ये पीछे ढूँढ के निकालता हूँ। लेट्स से टॉप 500 जन है या टॉप 1000 जन जो रिजल्ट आता है आईआईटी का या नीट का, मैक्सिमम जनों का मैं दिन भर बैठ के सुबह ये काम करता हूँ कि कोई अगर ऑल इंडिया रैंक 136 आया है, कोई नासिक में कोई कोचिंग है वो बोल रहा है कि हमारा इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 136 आया है, तो वो जो बच्चा है जिसका 136 आया है, वो तो उस कोचिंग में 11वीं-12वीं में था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस बच्चे ने 11वीं में जाके एकदम से अपनी पढ़ाई नहीं शुरू की थी। वो बच्चा मिनिमम से मिनिमम 9th 10th से अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका था। जब 9th 10th से शुरू कर चुका था, तो कहाँ से किया? एग्ज़ैक्टली क्या फैक्टर्स थे? कितनी मेहनत करता था 9th 10th में रहते समय? ये चीज़ें देख के, ये सारा कुछ पैटर्न देख फिर मैं मेरा बच्चों को, जो बच्चा जिस लेवल का दिख रहा है, जो बच्चा जितना कमिटेड दिख रहा है, जितना डेडिकेटेड दिख रहा है और जिस बच्चे की जितनी स्कॉलरशिप आती है, फिर मैं मेरा डिसीजन, बस मेरा एक ओपिनियन, डिसीजन नहीं बोलूँगा, डिसीजन पेरेंट्स का रहता है। मेरा एक ओपिनियन देता हूँ कि किस बच्चे के लिए अगर साइंस लेना है और उसमें उस बच्चे का डिसीजन है, उस बच्चे का पूरा उसका निर्णय है कि उसको जेईई की तरफ जाना है या नीट की तरफ जाना है। साइंस नहीं भी लेना है तो ये पूर्णतः उस बच्चे का निर्णय है। लेकिन अगर उसे जेईई या नीट में जाना है, ये उसने तय कर लिया है, तो उसके बाद कौन-सी कोचिंग लगानी चाहिए, इस पे मैं केवल अपना ओपिनियन देता हूँ। ठीक है? उस बच्चे के स्कॉलरशिप को देख के, उस बच्चे को डेडिकेशन और कमिटमेंट को देख के, और वो बच्चा जब मेरे पास में था, तो उसके हैबिट्स क्या थे? क्या वो हार्ड वर्किंग था या आलसी था? उसको चीज़ें पहली बारी में समझ आ जाया करती थी या 2-3 बार समझना पड़ता था तब आता था। उसको क्वेश्चन्स अगर दे देता था मैं मैथ्स के, साइंस के, तो जल्दी हो जाते थे उस बच्चे से या उसे देर लगती थी करने में। या उसे अगर डाउट्स क्लियरेंस वो खुद से कर पाता है, वो पूछता था मुझे डाउट्स या नहीं पूछता है डाउट्स। वो बाकी बच्चों में घुल-मिल जाता है या नहीं घुल-मिल जाता है। बैच में रह कर के 11th-12th में ऐसा तो नहीं होगा कि वो टीचर को शर्म के मारे डाउट ही नहीं पूछेगा और पीछे पड़ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग में, हर एक बच्चा अलग-अलग होता है, जो उसके हिसाब से जहाँ पर वो एडजस्ट हो पाए, अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन उसका हो पाए, उस हिसाब से मैं बताता हूँ। अब होता क्या है, ये कोचिंग में ब्रीफली अगर मैं बोलूँ, तो इतने सारे एडमिशन आईआईटी की परीक्षा तो 20 लाख जन दे ही रहा है, 15 लाख जन दे ही रहा है। उसकी तैयारी करने के लिए भी 5-5 लाख जन, 6-6 लाख जन पूरे इंडिया में कोचिंग लगाते हैं। 6 लाख जन अगर भले ही सबके सब इतने जन कोचिंग लगाए, उनमें से भी तो सबका होना नहीं है। होना कुछ सिलेक्टेड फ्यू का ही है। 6 लाख बच्चों में से, 5 लाख बच्चों में से जो कोचिंग लगाते हैं, उसमें से भी 20-25 हज़ार का ही होना है। तो अगर कम बच्चों का होना है, तो सर्टेनली एक कोचिंग अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करने के चक्कर में, एक कमर्शियल कोचिंग जो इंडस्ट्री है पूरी 11th-12th की, वो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करने के चक्कर में अपना सेफेस्ट बेट जो है, वो हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चों पे रखेगा। मैंने शुरू में ही कहा कि कोई एक अगर एवरेज या मॉडरेट बच्चा है, अगर उसे बराबर नर्चर किया जाए, उसका देखभाल किया जाए और पलट में वो बच्चा भी उतना ही कमिटमेंट से, उतना ही डेडिकेशन से मेहनत करे पलट उत्तर में, तो डेफिनेटली वो बच्चा अच्छे से निखर के आएगा, उसका ग्रोथ होना ही होना है। लेकिन वो एक बहुत रिस्की काम है कि कोचिंग अपने तरफ से सब कुछ करे और बच्चा अगर कमिटेड ना हो, बच्चा अगर डेडिकेटेड ना हो, तो रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो कोचिंग वाले यही सोचते हैं, उनकी सोच ही ये रहती है कि भाई 10th स्टैंडर्ड में जब बच्चा है और अब वो 11th-12th में पैर रखने वाला है, तो हम 10th स्टैंडर्ड में ही उसको परख लेते हैं कि भाई ये बच्चा किस कैलिबर का बच्चा है, ठीक है? किस प्रकार की पढ़ाई ये बच्चा करता है। और ये बच्चे की पढ़ाई देखने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। क्या एंट्रेंस एग्जाम, अगर बहुत जनों को क्वेश्चन आता है, क्या ये बोर्ड की पढ़ाई से 10वीं के सिलेबस से अलग है? तो नहीं जी। जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम में जो साइंस मैथ आता है, कुछ तो 11th का आता है, 12th का आता है, ऐसे कुछ नहीं रहता। 90% सिलेबस जो है वो 10th का आता है और 10% सिलेबस जो है वो बेसिक वाला आता है, 8th एंड 9th का। बस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पावर इतना स्ट्रांग रहना चाहिए बच्चे का, उसको टाइम पे वो तुरंत चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। इसीलिए बेटर रहता है कि बच्चा 11th के थोड़े से 2-3 चैप्टर शुरू के पढ़ के रखे, वो हेल्प करता है। लेकिन अगर उस बच्चे ने नहीं भी पढ़ के रखा है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 11th का कुछ सिलेबस आता नहीं है कोचिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है? 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस आया करता है बेसिकली, और 10% सिलेबस प्रीवियस क्लास का आता है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम होती है और इन एंट्रेंस एग्जाम्स में
जो बच्चे बहुत हाईली अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं, वो बच्चे कहीं किसी दूसरे कोचिंग में ना चले जाए। वो बच्चे जो 2 साल बाद रिजल्ट लाने वाले, जिनमें पोटेंशियल दिख रहा है, पता नहीं कि वो लाएंगे या नहीं लाएंगे, लेकिन आज 10th स्टैंडर्ड जब खत्म हो रहा है, ये 10th स्टैंडर्ड सब जब चल रहा है, जब जो बच्चे पोटेंशियल दिखा रहे हैं साइंस के फील्ड में कुछ अच्छा कर दिखाने का, तो हर कोचिंग अपना रिजल्ट लाना चाहता है, तो हर एक कोचिंग कोशिश करता है, प्रयास करता है कि ये बच्चा मेरे ही पास में आए। उस चक्कर में बच्चे को और पेरेंट्स को ललचाने के लिए, लुभाने के लिए स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा है कि एक बच्चे ने, जिसने 8th 9th 10th ओवर द पीरियड ऑफ 3 4 इयर्स बहुत मेहनत की है, बहुत लगन डेडिकेशन से मेहनत की है, उसको उसके फाइनली एक प्राइज मिल रहा है, एक लंप सम ऑफ बिग चंक ऑफ मनी जो है, लेट से कैश प्राइज नहीं मिल रहा है, तो फीस में वो कम हो जा रहा है, जहाँ पे अन्य पेरेंट्स को 2 2 लाख रुपए भरने पड़ रहे हैं। जो आपके बच्चे ने 8th 9th 10th में मेहनत की, आपके 1.5 लाख रुपए बच गए, आपको 50,000 ही भरने पड़े, आपको 10,000 ही भरने पड़े, ये भी होता है। कुछ कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि कोचिंग वाले होके बच्चे को 10 लाख रुपए दे देते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को। ट्यूशन में जो 10th फाउंडेशन के 9th होमी बाबा के बच्चे हैं, वो भी अभी से 1 2 महीने पहले ऐसे एक बच्चे के फादर से मिल चुके हैं, जिनको होके 50 लाख रुपीज, जो 10th स्टैंडर्ड में जब वो था तब उसको 50 लाख रुपीज, और उसके मम्मी पापा को रहने के लिए मुंबई में एक फ्लैट, जब तक उस बच्चे का प्रिपरेशन चल रहा है 2 साल तक, वो उनको दिया गया है। वो शिवाजी मुसळे एक आए थे नारायणा से, मुंबई में, वो लोनार में टीचर थे, लेकिन अब वो, उनकी वाइफ और उनका बच्चा, फिलहाल वो 11th में है बच्चा अभी, वो मुंबई में शिफ्टेड है, नारायणा प्रोडिजी के टीम से वो आए थे। तो 10th फाउंडेशन 9th होमी पापा वाले बच्चों, कुछ बच्चों से उनका इंटरेक्शन हुआ भी, बच्चों को ये बात भी पता है। पेरेंट्स को शायद इसका अंदाजा इस हद तक भी होती ही चीज है कि इसका अंदाजा नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने बस एक बार बोला। अब एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो हमारे लिए कौन सी कोचिंग की जरूरी है, तो मुख्य करके हमारे देश में जो टॉप रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोचिंग्स है, उनमें ये जो मैं लिख रहा हूँ, इनमें से कुछ कोचिंग्स है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। ये कोचिंग संस्थानों के नाम है, जैसे अपना ट्यूशन 10th स्टैंडर्ड तक रहता है, अपना नाम है श्री राम विद्या प्रतिष्ठान, उसी प्रकार ये कोचिंग के नाम है। और ये जो अपना पेपर करवाते हैं, तो बच्चे में पोटेंशियल है कि नहीं है, ये देखने के लिए केवल, ठीक है, एक अपने को इनका पेपर दे दे के, 2 3 जनों का पेपर दे दे के समझ भी जाता है कि हमको साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। और संकल्प भैया तो हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, ब्लंट ओपिनियन देंगे, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं संकल्प भैया ओपिनियन देंगे, डिसीजन बच्चे का होगा। हो सकता है कोई बच्चा साइंस लेना ही चाहता है, संकल्प भैया बोले ना भी ले, और नहीं नहीं ले वाला बेटर रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन उस बच्चे को लेना ही है, तो मेरे तरफ से मैं पूरा आखिर तक बेस्ट कोशिश करूंगा कि उस बच्चे का कैलिबर जैसा है, उसको साइंस लेना ही, उसका मन ही है, उसकी इच्छा ही है, तो उसको अच्छे से अच्छे जगह पर मैं एडमिशन करा के दे पाऊँ, मेरा ओपिनियन दे पाऊँ। फिर लास्ट कॉल, फाइनल डिसीजन पेरेंट्स का, बच्चे का ही होता है, उनको कहाँ कराना है। तो ये कुछ नामी कोचिंग संस्थान है, मैंने तो 5 ही लिखे, बहुत और भी है, एम प्रकाश है, और वगैरह 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 सब कुछ है। अब मैं फाइनली आता हूँ, जो इस मीटिंग का पर्पस है, मैंने बहुत टाइम ले लिया है, 10 बज के 11 मिनट हो रहे हैं, कल बच्चों का एग्जाम भी एमपीएस में, तो मैं फाइनली मीटिंग के मुद्दे पे आता हूँ। ये वो चीज है, अभी आने वाला जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर और नवंबर, बच्चे बहुत ही ज्यादा पैक्ड हो जाएंगे। जैसे मैंने बोर्ड पे देखिए अभी लिखा है ऊपर, सबसे पहले तो नवरात्र है, 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, मैं पिंक कलर में उसको हाईलाइट कर देता हूँ। नवरात्र है 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, तो तब तक गली गली में जो है शोर वगैरह रहता है, शाम के समय थोड़ा बहुत बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्कूल में से आते ही दोपहर के टाइम में 2 3 घंटे उनको पढ़ाई को मिलते हैं, उसके बाद थोड़ा, ठीक है, नवरात्र रिफ्रेशिंग भी रहता है, बच्चे थोड़े जाके मस्ती मजाक खेल कूद भी कर सकते हैं, और उनका ये बाल वय है, उनका ये जीवन है, तो डेफिनेटली नवरात्र में 9 दिनों में 2 3 बार तो जाके खेल कूद लेना ही चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम ही सर पे हो, और बहुत जरूरी वाली एग्जाम सर पे हो, हम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, केवल एक ही दिन जा सकते हैं नवरात्र में, तो ठीक रहेगा, वो भी एक आधा घंटा, थोड़ा जिस दिन बहुत ही शोर शराबा है और कुछ मन लग नहीं रहा पढ़ाई में, ऐसा एक दिन लेके हम जा सकते हैं। लेकिन जनरली हमको फिलहाल पढ़ाई के लिए ये चीजें सेक्रीफाइस करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में एक बार हम अच्छा लग गए, थोड़ा फिर बाद में एक टाइम, सर्टेन टाइम बाद, 2 3 साल बाद हम ये सारी चीजें डेफिनेटली वापस कर सकते हैं। तो जो 5 अक्टूबर को एग्जाम रहेगा, और ये सारे ऑफलाइन एग्जाम की डेट है, ये फिजिक्स वाला नाम से कोचिंग है, उनका एनसेट का एग्जाम है, पीडब्ल्यू, टेक्निकल चीजें हो गई। ये मैं ऐसे कहूंगा कि अगर हमको बड़ा हमारा गोल है, तो इस कोचिंग में
मैं बोलूंगा कि 5 अक्टूबर को, फिलहाल मैं नहीं बोलूंगा इनका 5 अक्टूबर को एंट्रेंस है, मैं पेरेंट्स को बस दिखाना चाह रहा हूँ। 6 अक्टूबर को नारायणा का एंट्रेंस एग्जाम है ऑफलाइन में संभाजी नगर में, 6 अक्टूबर की तारीख है संभाजी नगर की। तो आप देख सकते हो 5 को हो गया, 6 को हो गया, फिर उसके बाद 13 तारीख को एलन नाम की कोचिंग है, उनका टैलेंटिक्स का एग्जाम है 13 अक्टूबर को। फिर आकाश नाम की कोचिंग है, उनका एंथी का एग्जाम 20 अक्टूबर को। फिर वीवीएम की, ये तो ऑफिशियल एग्जाम ही है, ये है 23 अक्टूबर को। या फिर हम इसको दे सकते हैं 27 अक्टूबर को, लेकिन मैं बच्चों को एडवाइस करूंगा कि 27 अक्टूबर संडे के दिन ये एग्जाम ना दे, एक दिन स्कूल को छुट्टी मार के 23 अक्टूबर के दिन ये पेपर दिया जाए। क्योंकि 27 अक्टूबर को फिटजी की एग्जाम है, वो FTRE, एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रन्स एग्जाम्स। और एंट्रन्स एक्झाम द्यायचंच आहे असं कंपल्शन बिल्कुल कोणालाच नाही, देना ही है बिल्कुल। एक एंट्रेंस अभी नहीं है देना है तो बिल्कुल इट इज अप टू यू, पेरेंट्स का डिसीजन है, मैं मेरी तरफ से बिल्कुल फोर्स नहीं करता हूँ। फिर होमी बाबा दिवाली की छुट्टियां लग जाएंगे, फिर 27 28 से 28 अक्टूबर से दिवाली की धूम धड़ाका सब शुरू हो जाएगी, और 5 नवंबर तक। लेकिन इसमें 9th होमी भाभा के जो बच्चे हैं उनको कंफर्म एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। दिवाली के दिन भी मेरा बर्थडे है 1 नवंबर को, उस दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगी। 9वीं होमी बाबा के बच्चों की ट्यूशन 12 12 घंटे चालू ही रहेगी। सुबह 6 बजे बुलाऊंगा, 12 घंटे नहीं 10 घंटे रखूंगा, सुबह 6 7 बजे बुलाऊंगा, दोपहर में 4 बजे छोड़ दिया करूंगा। और पेरेंट्स प्लीज इस बात में मुझे कोऑपरेट करें, मुझे थोड़ा साथ दे, क्योंकि बच्चों का होमी बाबा का एग्जाम 16 नवंबर को है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, उस पीरियड में तो क्रूशियल पीरियड है एग्जाम का, मेरे को पेपर छुड़ा के लेने पड़ते हैं, डिस्कशन लेना पड़ता है, तो तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है तुरंत 23 नवंबर को। फिर जूनियर साइंस ओलंपियाड है 24 नवंबर को। बायोलॉजी ओलंपियाड है 24 नवंबर को। और एम प्रकाश की एंट्रेंस एग्जाम है 24 नवंबर को भी है। अगर उस दिन जिन बच्चों को ओलंपियाड का एग्जाम है बायो या जूनियर साइंस वो नहीं दे पाए तो 26 जनवरी को है। ठीक है, 2 दिन है एम प्रकाश का। तो एम प्रकाश का बाद में अप्रैल में भी होता है, और मैं मेरा कांटेक्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा एक आध संडे अगर आगे हो हमारे बच्चों का, लासुर के बच्चों का एग्जाम, मैं बात करके देखूंगा सर से, तो एक हफ्ता अगर आगे हो तो भी हो जाएगा। और इनमें से बहुत सारे, और ये तो मैंने बहुत बेसिक लिखे हैं, और पेरेंट्स, शायद जो भी पेरेंट्स अभी तक सुन रहे हैं वो देख सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर का ऑलमोस्ट प्रत्येक रविवार एग्जाम को ही जाना है, शनिवार रविवार शनिवार रविवार, हर अल्टरनेट शनिवार रविवार या हर एक रविवार, प्रत्येक रविवार। बहुत सारे एग्जाम के तो नाम ही मैंने अभी लिखे नहीं है बोर्ड पे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का हर एक रविवार 10वीं के जो बच्चों को एंट्रेंस देनी है, सीरियसली पढ़ाई करके देनी है, सिंसियरली देनी है, जो स्टूडियस बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो प्रत्येक रविवार एग्जाम है। और 9वीं के जो बच्चे हैं उनको एक दो एग्जाम के लिए मैं लेकर निश्चित माने जाने वाला हूँ, जैसे एक PW एनसेट है, उसमें 8 10 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, पूरे 7th 8th 9th 10th के डेफिनेटली बैठेंगे। बहुत सारे बच्चे वो परीक्षा ऑनलाइन में देंगे, हमको ऑनलाइन में देनी नहीं है, हमको एक्चुअल में जाके ऑफलाइन में ही देनी, ताकि असली में समझ आए कि तुम बच्चे बिना चीटिंग किए हुए कितना मार्क ला सकते हो उसमें। होमी भाभा के एग्जाम से 1.5 महीने पहले थोड़ा सा जजमेंट लगे कि कितनी पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो, 5 अक्टूबर के दिन समझ आएगा। एक एंथी की परीक्षा देनी है, बहुत सारे बच्चे VVM दे ही रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड को बच्चों को बोल रहा हूँ एंथी की परीक्षा देनी ही है 20 अक्टूबर को। इनमें से कुछ कोचिंग संस्थान होते हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम में क्रेडिट का सिस्टम होता है। क्रेडिट का सिस्टम माने, अगर आप जूनियर क्लासेस में रहते समय इनकी परीक्षा दो, इनके एंट्रेंस एग्जाम दो, और आप उसमें सफिशिएंट स्कोर ना कर पाओ, या स्कोर लेने के बावजूद इनमें एनरोल ना करो, तो आगे भविष्य में जब आप इनके एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो जानबूझ करके आपकी स्कॉलरशिप कट की जाएगी, आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। ये भी एक सिस्टम है कोचिंग क्लासेस में। उनमें मुख्य तौर से सबसे खतरनाक वाला कोचिंग क्लास जो है वो है फिडजी। फिडजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है कि आप उनकी एग्जाम दो और उनके पास एडमिशन ना कराओ, बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। तो अगली बार भविष्य में जब आप उनकी कोई एंट्रेंस एग्जाम दोबारा से दोगे, तो आप, और जब आप एडमिशन को जाओगे तो वो काउंसलर जो है डेस्क पे पहले आपको थोड़ा सा डांट फटकार लगा देगा, या इम्पोलाइटली थोड़ा आपसे अलग से बात करेगा। और सेकंड एक स्कोर है, सेकंड एक चीज है, वो है एलन, दैट इज टैलेंट टेक्स की एग्जाम। एलन में एक दो प्रकार की एग्जाम होती है, एक टैलेंट टेक्स होती है, एक एसेट की परीक्षा होती है। तो टैलेंट टेक्स की परीक्षा में थोड़ा अलग बायस देखने मिलता है, स्कॉलरशिप्स फ्यूचर वाले एसेट में कट कर दी जाती है। अगर जो बच्चा टैलेंट टेक्स दे लेकिन एडमिशन ना कराए, एनरोल ना कराए, उसमें कट कर दी जाती है आगे फ्यूचर के एसेट में। और 10th के बच्चों में ये बायस कम देखने मिलता है, लेकिन जूनियर क्लासेस में ज्यादा देखने मिलता है। पहले 11th में भी टैलेंट टेक्स होती थी, लेकिन 11th में एलन के ऊपर केस हो गया था कि वो बच्चों को बहुत
इमोशनल जो है टेम्परिंग हो जाती है बच्चों की, बहुत हैमरिंग हो जाती है दिमाग के बच्चों की। तो इसलिए उन्होंने 11th का टैलेंट टेस्ट ही रद्द कर दिया, सारा बंद कर दिया ऊपर वाले एंट्रेंस एग्जाम। तो ऐसे लीगल केसेस भी हुए और बहुत कुछ उसमें झोल झपेला है। जो बच्चों के लिए बेस्ट होगा, जो उनकी स्कूल 10वीं के पढ़ाई को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि सिलेबस 10वीं का ही आना है, काठिन्य पातड़ी जास्त रहती है, उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के साथ में ही शायद आईसीएसई की टेक्स्ट बुक भी, रेफरेंस बुक्स भी बार बार सॉल्व करनी पड़ती है, रीड करनी पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ये सारा सिलसिला रहेगा। इसके लिए मैंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। अब सब बच्चे प्लीज 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन ऑन करके बैठना, मैं मीटिंग जल्दी रिमूव कर दूंगा, एंड हो जाएगी हमारी। एक 2-5 मिनट के लिए सब बच्चे पेरेंट्स प्लीज कैमरा ऑन करके बैठना। अगर बच्चे चाहे केवल सुनना तो बच्चे भी बैठ सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस पे 4-5 घंटे बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत सीमित समय है। इसलिए स्टिल पेरेंट्स को रिफ्रेशिंग लगा होगा सेशन, जिन पेरेंट्स ने शायद साल 1.5 साल पहले ये कोचिंग का सारा सिलसिला सुना होगा। मुझे चिंता केवल इतनी है, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि लासुर में ये जो मेरे एकदम प्यारे भाई बहन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, जो इस साल जुड़े हैं बच्चे वो पढ़ रहे हैं, मैं इन बच्चों को एक अच्छे से अच्छे जगह पे 11th 12th में एक बहुत सेफ हैंड्स में इनको दूं। जब भी 11th 12th में स्टार बैचेस में बैठे, अच्छे बैचेस में बैठे, ऐसे टीचर के मार्गदर्शन में बैठे जिनका वाकई में इनको लाभ होगा। जो आप 11वीं 12वीं की जब फीस भरोगे तो अन्य पेरेंट्स को 2 लाख लगती है, आपको तो डेफिनेटली कम ही लगेगी, बहुत कम लगेगी प्रमाण में, जितना बच्चा मेहनत कर रहा है। और वो तो कम लगेगी, उसके साथ में आपका बच्चा ऐसे टीचर्स के पास से सीख रहा होगा कि आगे उसका करियर बनना ही बनना है। करियर बनना है तो वो बस एक 2-4 साल 5-6 साल समय भर की बात होती है, कुछ वर्षों की बात होती है, कि आपका बच्चा 100%, 101% बोल रहा हूँ मैं, एक अच्छा करियर बनाएगा ही बनाएगा। मेरे को तब एक्चुअल समाधान, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मुझे तभी होगा जब बच्चा 10वीं से मुझसे यहाँ से चले जाते हैं बच्चे, उसके 5-6 साल बाद रिजल्ट आने वाला था असली, जो उनका प्लेसमेंट होना है या बड़े मोड़ आने वाले रहते हैं उनके करियर में, करवट लेने वाला रहता है बहुत सारा करियर, तब असली मुझे समाधान होता है अगर कोई बच्चा अच्छा कर जाए। मेरी तो फर्स्ट बैच जो है वो अभी बीटेक के, या मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर में, 12th तो इसी साल पास करके एडमिशन ही हुए हैं उनके। तो उनका क्या होगा वो तो मेरे को 1-2 साल देख देख के समझ आएगा सेटिस्फेक्शन। और हर बैच जो जा रही है उनमें कुछ मुझसे भी शायद कमियां रह जाती है, उनसे देख देख के मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल के बैचेस को मैंने पढ़ाया है, 3 साल के बैचेस गए हैं। उससे लेके मैं पेरेंट्स को, बच्चे हैं बैठे तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बोर्ड एग्जाम जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अभी स्कूल में जो प्रीलिम एग्जाम चल रही है, स्कूल में यूनिट टेस्ट चल रही होगी, स्कूल में कोई क्लास टेस्ट चल रही होगी, स्कूल की एग्जाम 10वीं बोर्ड की एग्जाम नहीं है। हाँ, ये बात सच्ची है कि स्कूल की एग्जाम पढ़ाई करवाने का एक जरिया है। स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क लाने की जो जिद्दोजहद बच्चों में रहती है, उसी के कारण वो 10वीं बोर्ड में अच्छे मार्क ला पाते हैं, ये बात एकदम सच है। लेकिन अगर मैं वो थोड़ा फ्रैंकली बोलूं, और ऐसे पेरेंट्स सुन रहे हो जो जिनको द्वंद्व रहता है, मन में कंफ्यूजन रहता है कि भैया ये जो 4 एग्जाम बोलते हैं इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करे कि स्कूल के एग्जाम पे करे, तो मैं बोलूंगा कि अपने को 3 एग्जाम है, 10वीं बोर्ड के एग्जाम है, स्कूल के एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम है। इनमें से अपने को 10वीं बोर्ड पे और एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करना है। आप प्लीज इस बात को समझिए कि स्कूल के एग्जाम और 10वीं बोर्ड के एग्जाम अलग अलग रहते हैं। जिन भी लोगों ने आज के मेरे स्टेटस पढ़े होंगे, एक बहुत होशियार बच्चा, वो मेरे पास ट्यूशन में नहीं था, मैं वापस बोलता हूँ वो मेरे पास ट्यूशन में नहीं था। वो 3 साल से जिस कोचिंग में कोटा में अभी वो पढ़ रहा है, 11वीं 12वीं में, वो बच्चा 3 साल से ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा था, और वो वापस स्टार बैच में बैठा है। और उस बच्चे ने मुझे, आज आपने देखा होगा मराठी में, मैंने उसका कल रात में उससे बात कर रहा था मैं 10:30 11 बजे उस बच्चे से, वो मेरे पास पढ़ा भी नहीं है, केवल ये एग्जाम के जो मैं फॉर्म भरते रहता हूँ, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया कि दादा माझं पण फॉर्म भरून दे। और उसका मैंने डाला है, तो उसने उधर स्टेटस पे भी क्या लिखा था, मैं एक बार पढ़ के ही बता देता हूँ। उसने स्टेटस पे भी लिखा था की क्लास 10th मध्ये टाइम तर भरपूर मिळाला अभ्यासाला, पण काही वेळ शाळेच्या एक्झाम्स मध्येच वाया गेला। वैसे बहुत बड़ा सारा लिखा है। और उसने बाय 10th एंडिंग माझा 50% जेडबलईचा मॅथ झाला, ते तरी बरं झालं, क्योंकि वो अभी कोटा में पढ़ रहा है। तो उसको पता है, उसको रियलाइजेशन है कि टक्कर किस लेवल की होती है। अगर अच्छा रैंक लाना है, मैं जस्ट आईआईटी और नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे कॉमर्स करना चाहते हैं ना, अगर वो सीए सीए बनना चाहते हैं, तो अगर वो संभाजी नगर और नासिक में रह के सीए की कोचिंग करेंगे ना, तो उनको टक्कर का एहसास नहीं होगा। वो उसी जगह पर अगर वो पुणे और मुंबई जाके कॉमर्स की कोचिंग करते हैं ना, सीएफए सीए सीएस की, तब समझ आता है कि असली टक्कर क्या होती है।
बच्चे किस लेवल पे पढ़ाई करते हैं। तो ये बच्चा फिलहाल सायन्स की फील्ड में पढ़ रहा है, तो इसने मेरे को लिखा आहे उधर मराठी में, की बरं झालं की 10वी एंडिंग होता होता माझं 50% 11वी-12वीचं मॅथ संपून गेलं होतं. वैसे इस बच्चे की प्लॅनिंग तो यही थी की 9th मध्ये असताना 11वीचा सिलेबस आणि 10वी मध्ये असताना 12वीचा सिलेबस आवरून टाकेल. यही था। और मेन कारण उसने बोला कि भाई फिर क्यों नहीं हो पाया? तो उसने वही बोला, मेन कारण म्हणजे शाळा. शाळा जर शाळामध्ये नसती, तर 11वी एंडिंग पर्यंत माझं सगळंच सिलेबस झालं असतं आणि 12वी मध्ये मला भरपूर रिव्हिजनसाठी वेळ भेटला असता. फिर मैंने उसको पूछा, बऱ्याच एक्झामसाठी शाळेला नकार पण होता. तो मैंने उसे पूछा, की ज्या एक्झामसाठी शाळेचा नकार होता, तुला काय वाटतं तू त्या दिल्या पाहिजे असत्या की नाही दिल्या पाहिजे असत्या? तो बोला कि शाळे की प्रीलिम्स, स्कूल की प्रीलिम्स ज़रूरी होती है, लेकिन उसने ये भी बोला की 10th ची प्रीलिम्स घडी-घडी शाळेत होत असते. तर एखाद प्रिलिम दिली ती ओके आहे, पण वारंवार तीच प्रिलिम देणे, तोच अभ्यास करणे, तिथंच अटकून राहणे, ते जास्त योग्य नहीं। मैं पेरेंट्स को केवल इतना एक बार मेरे तरफ से समझाना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता लासुर में ये मेंटालिटी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। मेरे पास से 10वीं में जो भी बच्चा होके गया है पिछले 3 साल में, जब वो चले जाता है 11वीं-12वीं ये सब प्रोसेस हो जाता है और जिनके घरों में बच्चे 12वीं से आगे पढ़ रहे हैं, वो धीरे-धीरे ये चीज़ रियलाइज़ कर जाते हैं कि 10th बोर्ड के मार्क्स और इवन 12th बोर्ड के मार्क्स 75-80% से अगर आगे है, तो इट इज़ वर्थ इट। 80% से आगे चाहिए, 80% से अपने को 2-3 जगह पे एडमिशन के लिए अड़चन भी नहीं आती है अपने को 4 जगह पे, 80% से आगे चाहिए। अ, उसके अलावा स्कूल के जो एग्ज़ाम करंटली चल रहे हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम, इतने सारे क्लैश होने वाले हैं, आप समझ सकते हो ना। मैं एक चीज़ की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और ये पीडब्ल्यू की एनसेट एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को आने वाली है, तो अपन पीडब्ल्यू पे दें। देखिए, महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल की अभी की एग्ज़ाम हो जाएगी, जीसा की अभी की एग्ज़ाम हो जाएगी, उसके बाद चाटे की चालू हो जाएगी, उसके बाद एमपीएस की वापस आ जाएगी, फिर सेंट जॉर्ज की चालू हो जाएगी, फिर जीसा की आ जाएगी। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा सिलसिला है, ये पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हर संडे चलने वाला है। तो जब एंट्रेंस एग्ज़ाम और स्कूल की एग्ज़ाम क्लैश कर रही है ना, तो हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम पे और विशेष करके कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो डबल नहीं होते हैं, 10वीं के बच्चों को बोल रहा हूँ, या होमी भाभा का एग्ज़ाम डबल नहीं होता है, तो हमको इन पे ही ज़ोर देना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता, जो बच्चे एक समय पे 10वीं बोर्ड के पीछे पागल होके पड़े थे, जो बच्चों ने अपने पेपर अपने फ्रेंड से 2% मार्क कम आ गए, 94% आए, फ्रेंड को 96% आए, तो पेपर रीचेकिंग को डाल दिया। ऐसे बच्चे जो अब बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छे जगह पर है, वो बच्चे बोलते हैं कि भैया ये क्या, हमें नादानी थी तब। आप बोलते थे कि 10वीं पे ज़्यादा 10वीं बोर्ड का बहुत प्रेशर मत लो, 80-85% से ज़्यादा लो, लेकिन हमको बहुत ही चढ़ता था। हमको मतलब बहुत ही उत्साह रहता था उस चीज़ का। और हमने शायद थोड़ा-सा ज़्यादा समय अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई में दे दिया होता, तो हम शायद 11वीं-12वीं में स्लाइटली, हमारा अच्छा हो गया सब कुछ, लेकिन 11वीं-12वीं में शायद हम स्लाइटली और ज़्यादा बेटर बैच में रहते और जितना हमारा जेईई नीट में साइंस की फील्ड हमने ली उसमें जो रैंक आया, थोड़ा 1000-2000 रैंक और भी ऊपर रहता था। ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे बच्चों के भी रिव्यू आए हैं, एवरेज बच्चों के भी रिव्यू आए हैं। तो मैं पेरेंट्स को मेरी तरफ से केवल इतना बोलूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं बोल रहा हूँ 3 एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसमें से हमको बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, निश्चित तौर पे ध्यान देना है और एंट्रेंस एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। हमको स्कूल के एग्ज़ाम पे थोड़ा-सा ध्यान अगर कम भी होता है एंट्रेंस की पढ़ाई की वजह से, तो चलता है। और एंट्रेंस एग्जाम कोणावरती थोपल्या जात नाहीयेत. किसी को भी कंपल्सरी नहीं है करना. कोई बच्चा ऑप्ट करे कि भैया मेरे को नहीं करना. अच्छा, पेरेंट्स को ये भी डाउट हो कि भैया हमको कॉमर्स लेना है, हमारा फिक्स है. तो कॉमर्स में कोई एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं क्या? तो जी हाँ, उसमें भी 2-3 जगह पर एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, लेकिन कॉमर्स के एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल महीने में रहते हैं. तो इसका कॉमर्स के एंट्रेंस एग्जाम का सेशन मैं डेफिनेटली लेने वाला हूँ। एक एलन एस नाम से जयपुर में एग्जाम रहता है। एक टाइम का रहता है एग्जाम, संभाजी नगर में ही है टाइम, संभाजी नगर और पुणे में। मुंबई में है आईआईएम एकेडमी, उनका बहुत बड़ा कॉमर्स में तो बहुत बड़ी गर्दी रहती है उनके पास सीए बनने की। मुंबई में बहुत ही वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट है वो, उनका रहता है। वो सारे के सारे कॉमर्स वाले एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आर्ट्स वाले जिनको लेना है उनमें कोई एंट्रेंस एग्जाम है क्या? तो आर्ट्स वालों में एज़ सच अभी तक तो मुझे नहीं पता, 4 साल में मैंने नहीं देखा कि कोई एंट्रेंस एग्जाम रहता है कहीं पर भी। ये है, तो मैंने आज बताने की कोशिश की और मैं लास्ट में 2 शब्द बोल के पेरेंट्स को इतनी ही विनंती करता हूँ कि ये सितंबर का आने वाला 10-12 दिन, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, आने वाला ये जो ढाई महीना है, बच्चों के लिए बहुत हेक्टिक है, बहुत तनावपूर्ण रहेगा। प्लीज़ घर में आप शांति रखिए। बच्चा कभी रो दे
ट्यूशन का बहुत प्रेशर आ जाए, सुबह 6 बजे उठ के ट्यूशन जाना है, 5 बजे उठना है, सॉरी, 6 बजे से ट्यूशन जाना है, स्कूल से आए ट्यूशन जाना है, रात में ट्यूशन जाना है, अगले दिन स्कूल का भी पेपर, शाम में भैया का भी ट्यूशन में पेपर। इतने तनाव में कभी बच्चा रो भी दे। कभी कभी बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उन्हें उनके बाजू में बस बैठ के शांति से बैठे रहने की जरूरत पड़ती है। कभी अगर हम रिएक्ट कर दे तो बच्चे पलट के ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो घर में शांतता बरती है। घर में अगला 2.5 महीना शायद बहुत तनावपूर्ण होगा, बहुत स्ट्रेसफुल होगा, लेकिन ये स्ट्रेस लासुर के बच्चों को झेलना जरूरी है। क्योंकि हम मुंबई पुणे वाले बहुत आ, जिनके घर कुल में बहुत करके रखा है, ऐसे लोग नहीं है। हमको जिंदगी में बहुत ज्यादा अचीव करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, पेरेंट्स बच्चों का साथ दे। और कहीं पर भी स्कूल के, मेरा जस्ट एडवाइस है, जो पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट करना चाहे अच्छी बात रहेगा, स्कूल के एग्जाम से ज्यादा प्रेफरेंस एंट्रेंस को और होमी भाभा वीवीएम को, एनएससीजेएस को, स्पर्धा परीक्षाओं को दे अगले 2-2.5 महीने तक। 2.5 महीना समाप्त होने के बाद, नवंबर एंड और 15 दिसंबर होने के बाद, पूरा शिफ्ट 9वीं के बच्चों का फाइनल एग्जाम और आगे की प्रिपरेशन, और 10वीं के बच्चों का बोर्ड्स पे हो जाएगा, और पर्याप्त समय रहता है, भरपूर समय रहता है सब कुछ करने के लिए। दैट इज इट। मैं आज का सेशन इतना बोल के रुकाता हूँ। थैंक यू सब कुछ सुनने के लिए। ओके, आप सभी लोग लीव कर सकते हैं। और कल सुबह क्लास रहेगा 6 से 7, तो प्लीज आप सभी क्लास को आइए। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू भैया।